स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल यूनिट ऑफ एग्जाम क्लासेस में। हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और स्टेप वाइज हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम सिलेबस को कवर करें कि हमारे एग्जाम में हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, 90% से आप ऊपर मार्क्स लेके आए। तो ये सिलेबस है। मैं ओपी नागर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में क्लासेस ले रहा हूँ, अभी इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसी सिलेबस को आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम बीएससी फर्स्ट ईयर, चाहे वो आपका बायोलॉजी स्ट्रीम हो या मैथमेटिक्स हो, उसमें केमिस्ट्री आता है। तो हम केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है, देखो टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके, 100 मार्क्स का टोटल होगा। उसमें क्या है, सेमेस्टर का असेसमेंट है, 70 नंबर सेमेस्टर के असेसमेंट के होंगे और कंटिन्यू असेसमेंट के हैं 30 नंबर। ठीक है, तो हम जो थ्योरी है उस पे फोकस्ड करते हैं। थ्योरी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये सिलेबस आपको हिंदी में मिल जाएगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश में डाला हुआ है, लेकिन पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ हिंदी में मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको हिंदी में चाहिए तो, वैसे तो हम डाल ही देंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है परमाणु संरचना। ये चैप्टर ऐसा है जो हमने 11th 12th में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। जब आपने 11th में शुरुआत करी थी तो सबसे पहले आपने संरचनाएं पढ़ी थी। उसमें बहुत सारी थ्योरीज होती है परमाणु की संरचना के, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे डाल्टन थ्योरी पढ़ी होगी आपने। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, एक्स्ट्रा चीजें हमें करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, लेकिन हमें बीएससी में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा 1 to 1। तो पहला जो टॉपिक है वो है बोहर्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। बोहर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जिसमें क्या बताते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है कंटिन्यूअस। ठीक है, उसका जो आपने कोणीय संवेग पढ़ा होगा वही थ्योरी है ये, तो इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति हमने पढ़ी, तो इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, द्रव्य, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये किसने दी थी बताओ, डी ब्रोगली ने दी थी। तो आगे आ गया डी ब्रोगली रिलेशन, तो डी ब्रोगली, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो पढ़ेंगे हम कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आता है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। भाई आपने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी होगी, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, टाइम के ऊपर निर्भर ना करे। एक होती है टाइम डिपेंडेंट, तो दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी टाइम डिपेंडेंट होती है, कौन सी इंडिपेंडेंट, और उनको डिराइव करेंगे। क्योंकि ये एग्जाम में 100% जो अभी तक मैंने बताया है वहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, दो भी आ सकते हैं। आज दिन तक ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं पूछी गई हो। श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, इस श्रोडिंगर इक्वेशन में बहुत सारी टर्म्स आती है, उनको हमें पढ़ना है। वेव फंक्शन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता,
सब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। देखो एक तो होता है साई, एक होता है साई स्क्वायर। साई का मतलब होता है वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो ये घनत्व और जो वेव फंक्शन है इनको हम जानेंगे, क्योंकि हम अब ये समझ चुके हैं, यहां तक जब पढ़ेंगे हम तो हम ये समझ जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव भी है, तरंग भी है, और द्रव्य मतलब पार्टिकल कण की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये थ्योरीज ही है यहाँ तक। हाइड्रोजन एटम ये सब हम करेंगे। उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन को किस पे लगाएंगे, हाइड्रोजन एटम पे लगाएंगे। पहले श्रोडिंगर इक्वेशन को हम 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स ये भी पढ़ेंगे। ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है सिलेबस में डायरेक्ट, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, तो वहां पर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो इसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद रेडियल और एंगुलर पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन। तो आपको पता है कि हम इसमें ये समझेंगे कि जो हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन है, भाई किसी भी वेव के लिए एक फंक्शन होगा, तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक तो होगा रेडियल, एक होगा एंगुलर। ठीक है, एंगुलर का मतलब होता है कोणीय, और एक होगा रेडियल। इस तरीके से एक तो रेडियल और एक एंगुलर, तो उसको हम समझेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। उसके बाद उनमें वेरिएशंस देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरह के ग्राफ आपने पढ़े होंगे, इस तरीके से ग्राफ बनते हैं, किसी का 1s का 2s का, ऐसे ग्राफ हम पढ़ेंगे। उसके बाद नोड निकालेंगे। नोड का मतलब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में फिर उसके बाद क्वांटम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सबने पढ़े होंगे 11 12th में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानना है चीजों को, ताकि आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिले, और आगे जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिले। उसके बाद है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और क्वांटम नंबर, दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, ठीक है, क्वांटम नंबर्स। उसके बाद शेप पढ़ लेंगे, एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, जैसे डी ऑर्बिटल। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, अभी भी क्वांटम नंबर ही चल रहा है। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, जैसे आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की खोज किसने की, ये सब इसमें जानेंगे। सारे क्वांटम नंबर्स की किस किसने डिस्कवरी की, यहाँ से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है जो पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आ गया आप, तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब ये एक पार्ट हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अभी हम सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें पढ़नी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता है आपको, लेकिन उसको एग्जाम में लिख के कैसे आना है, तो एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी ऑर्बिटल्स में, उनके रूल्स हैं, जिसमें आबो प्रिंसिपल है, पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुंड का नियम है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है वो समझेंगे। उसके बाद अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल हो तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, वो समझेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का जब हम लिखते हैं तो पोजीशन में और पीरियड में कैसे कैसे हम उसको लिखेंगे। किसी पीरियड जो आपका ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जैसे एस का क्या होता है, पी का क्या होता है, डी का क्या होता है, एफ का क्या होता है, इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे।
एक बहुत बढ़िया यहाँ कॉन्सेप्ट आता है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, ये समझेंगे कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि आदान प्रदान करना, तो एनर्जी को इस तरह से आदान प्रदान करें कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, वो समझेंगे। उसके बाद है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज, उनको कैसे रिलेट करेंगे, तो इसमें वो उनका कोरिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए जैसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें बोलते हैं एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बोल सकते हैं आप, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब ये नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हटकर हैं। ये जो सामान्य नियम है उनसे थोड़ा हट। प्रभावी नाभिकीय आवेश, आवेश इसको जानेंगे। यहाँ पर स्लेटर रूल आता है, स्लेटर का नियम, जो नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन उसने ये लिख दिया प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो मतलब स्लेटर नियम आपको पढ़ना है। ठीक है, स्लेटर नियम आपको पढ़ना है। जेड वाला याद हो तो, जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो जेड माइनस सिग्मा करके निकालते हैं, ये वाला नियम आपको पढ़ना है, बहुत आसान है। तो ये एक यूनिट हो गई। तो इस यूनिट में आपको ये टॉपिक तो जरूर कवर करने हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये अगर आप कवर कर लेंगे तो आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। सेकंड यूनिट है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, अब आप बोलोगे कि हमने आवर्त सारणी भी पढ़ रखी है। अच्छी बात है, पढ़ रखी है, लेकिन एग्जाम में आपको लिख के आना है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th में हम ये समझते थे कि चीजें कैसे होती है, इस तरीके से होती है। यहाँ पे आपको हर चीज का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उसको आपको थ्योरेटिकली उसकी थ्योरी को और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेंडलीव की जो लॉ है, मेंडलीव ने कौन सा नियम दिया वो पढ़ना है। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी एनसीईआरटी में। मोजले की जो अभी की जो आवर्त सारणी है वो मोजले की है, तो मोजले का नियम पढ़ना है। तो उसने किस तरीके से एक्स रेज का यूज किया वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वही है मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है वही ये है। उसके बाद है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक नंबर, तो पीरियोडिसिटी आपको जाननी है कि आवर्त सारणी में कैसे कैसे जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसमें आप आयनन विभव पढ़ेंगे, आयनन विभव ये सब पढ़ने हैं, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। देखो स्लेटर नियम नीचे आ गया, स्लेटर रूल, तो स्लेटर रूल आप वहीं पढ़ लेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। तो वही ये स्लेटर रूल है, यहाँ पे भी उसको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ये स्लेटर रूल आपका यूज होगा। उसके बाद ये वेरिएशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो दो बार आ गया, यहाँ पे भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया और यहाँ पे भी आ गया। तो एक ही सिलेबस, मतलब अलग अलग यूनिट में वो सेम चीज दी हुई है, तो वो एक जगह आपको बढ़िया से पढ़ा दी जाएगी, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शील्डिंग, डिशील्डिंग, स्क्रीनिंग, ये स्लेटर रूल वही है जो यहाँ पढ़ाया जाएगा। फिर है वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द पीरियोडिक टेबल। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम देखें टेबल में कि ग्रुप में क्या होगा साइज बढ़ने से, पीरियड में क्या होगा साइज घटने से, तो वो सारा हम जान लेंगे। उसके बाद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई, मतलब परमाणु की, परमाणु का आकार। ठीक है, परमाणु का आकार पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या है, जैसे आयनिक है, क्रिस्टल रेडियाई हैं, कोवेलेंट रेडियाई हैं, और उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो सब चीजें जानेंगे। जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि एटम की साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो कैसे कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, उनके कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं, वो सब जानेंगे। उसके बाद है आयनिक रेडियाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं, कैसे उसको मापते हैं।
आयनिक ऊर्जा के बारे में जानेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद देखेंगे हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब है कि जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल, एक इलेक्ट्रॉन फिर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन फिर निकाल दिया, जैसे ए से हमने क्या बनाया, ए प्लस बना दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। फिर ए प्लस से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो ये सक्सेसिव हो गई। सक्सेसिव में क्या होता है कि एक के बाद दूसरा निकालते हैं, तो वो हमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, मतलब किस किस कारकों पे ये निर्भर करती है, वो सब जानेंगे। कौन, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, ये आयनन विभव ही है, आयनन विभव। तो आयनन विभव को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आयनन विभव, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, उनके एप्लीकेशंस क्या है। आयनाइजेशन विभव पढ़ लिया, लेकिन वो काम कहाँ आएगा, इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि यूनिट में चीजों को अंदर बहुत सारा डाल दिया डिटेल में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में डाला है। फिर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। उसमें क्या है कि 2 स्केल हैं, 3 स्केल हैं, 4 स्केल है, बहुत सारे स्केल, अलग अलग स्केल होते हैं, तो हमें पावलिंग वाला पढ़ना है, मुलिकन का जो बहुत फेमस है और इसके एप्लीकेशन ज्यादा है। उसके बाद है अल्रेड रोचोस एंड मुलिकन्स जेफेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स। तो ये स्केल्स हमें पढ़ने हैं, और हम जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करते हैं उसमें किसका स्केल है वो जानेंगे। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, पार्शियल चार्ज है, हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कहने का मतलब है सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, त्रिज्या पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक विभव। फिर हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत ऋणात्मकता, बहुत डिटेल में, क्योंकि इसमें दिया इस तरीके से है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में क्या चेंज आता है। तो बहुत काम आएगी, हम भी इसको काफी डिटेल देंगे। सबसे पहले है इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन जानेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, भाई एलिफेटिक, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक, ये सब पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। होगा वो समझेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे इंक्लूजन कंपाउंड।
ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आएगा नोमेनक्लेचर से और एक क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से। तो एक पार्ट तो ये हो गया इसका, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है। उसके बाद हमें अनुनाद पढ़ना है, रेजोनेंस, अनुनाद बोलते हैं इसको हिंदी में, रेजोनेंस। अति संयुग्मन, ये हमें जानना है, और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो इनके एग्जांपल समझने हैं। उसके बाद है डायपोल मोमेंट, उसके बाद है फिर हाइड्रोजन बंध। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनिक में एसिड कैसे देखते हैं, बेस कैसे देखते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, ये आपका फिनोल है, ये एसिडिक होता है फिनोक्साइड आयन की वजह से। ठीक है, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो इनका कंपेरिजन करेंगे हम वाटर के साथ और इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक ही होते हैं, तो उनको देखेंगे किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करते हैं। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आना है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट से आता है। आगे देखें, ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स किसको बोलते हैं, जो किसी रिएक्शन में बीच में बनते हैं, इंटरमीडिएट। संक्रमण अवस्था होती है जो बीच में बनते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। इनमें क्या क्या पढ़ना है, समांश विदलन, विषमांश विदलन पढ़ना है, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक। पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे कार्बोनाइन पढ़ेंगे, मुक्त मूलक पढ़ेंगे, कार्बिन पढ़ेंगे, बेंजाइन्स पढ़ेंगे, नाइट्रीन पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पे बहुत काम आएगी। तो एक क्लास आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक की लेनी पड़ेगी, जीओसी की। उसके बाद हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। अब यहाँ एप्लीकेशन आ जाएगा पूरा, जो हमने यहाँ पढ़ा है उसका एप्लीकेशन नीचे है। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, उनके प्रकार कितने होते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या है। उसमें क्या आ जाएगा आपका एडिशन, मतलब योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक। इलिमिनेशन मतलब कुछ गायब हो गया बीच में से रिएक्शन में, उसको हटा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। तो ये सारी रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो कौन कौन सी पढ़नी है, योगात्मक पढ़नी है, उसके बाद हमें पढ़नी है प्रतिस्थापन और एलिमिनेशन। ये तीनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन पूछी जाएगी एग्जाम में। ये जो रिएक्शन है इनको कैसे हम पता करें कि प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है, इंटरमीडिएट्स को कैसे पता करें, आइसोटोप चेंज कर। तो वो आगे के चैप्टर में और डिटेल में हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बेसिक तरीके से आपको पढ़ना है। ये इसमें पूरा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद आगे चलें, फिर आती है स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविमीय रसायन। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, क्योंकि अगर अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आती है तो आप रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी स्टीरियो भी बता पाओगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, समावयवता क्या होती है, समावयवता, और कौन कौन सी तरह की समावयवता होती है। तो उसमें प्रकाशिक समावयवता को पूरा पढ़ना है, उसमें सिमेट्री एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, मोलिकुलर की कायरल
ठीक है, प्रतिबिंबी समावयवी, स्टीरियोजेनिक सेंटर, प्रकाशीय, क्यों मॉलिक्यूल प्रकाश से इतना अफेक्ट हो रहा है वो सब समझेंगे। एनेंटियोमर क्या होते हैं, कायरल कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सारा इसके बारे में जानेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर, मीजो कंपाउंड है, डायस्टीरियोमर है, एनेंटियोमर है, इन्वर्जन, रिटेंशन, एक एक वर्ड के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं है। रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, डीएल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और इजेड पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आ गया इजेड। ज्योमेट्रिकल पढ़नी है, ऑप्टिकल पढ़नी है और कॉन्फॉर्मेशनल पढ़नी है। कॉन्फॉर्मेशनल का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड का रोटेशन, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा होगा। न्यूमान इस तरीके से ना रोटेट करते हैं सिंगल बॉन्ड, तो सर आपको पढ़ना है। प्रोजेक्शंस पढ़ने हैं सारी, ठीक है, फ्लाइंग वेज, सोहार्स, साइक्लोहेक्सेन के, इनके सबके इक्वेटोरियल क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी है। ये 11th में भी थी, 11th में भी थी, पर इतना डिटेल में नहीं बताया गया था। यहाँ पे आप इसको डिटेल में समझने वाले हैं। लास्ट यूनिट है गैसीय अवस्था, ये भी आपकी 11th 12th में, आप 11th में पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन यहाँ पे डिटेल में है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, तो सबसे पहले आइडियल गैस पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस में जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमें जाननी है। उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, उसके पोस्टुलेट पढ़ने हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल पढ़ना है, ठीक है, कोलिजन डायमीटर, ठीक है, उनके लॉज पढ़ने हैं, सारा टेम्परेचर का, मैक्सवेल का सारा आपको पढ़ना है इसमें। विस्कोसिटी की टर्म जाननी है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, उसके बाद टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, और सिग्मा और नीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझना है। उसके बाद है आपका एवरेज वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। ये सारा एग्जाम में पूछा जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट में ये एक तो हो गया आइडियल गैस, पीवी बराबर एनआरटी, ये होती है आइडियल गैस। एक है रियल गैस, तो नीचे रियल गैस के बारे में दिया हुआ है, ये रियल गैस। रियल गैस में हमें सारा वही इक्वेशंस वगैरह पढ़नी है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ना है। उसके बाद किस तरह से इसमें डेविएशन होता है आइडियल गैस से, कैसे अलग है रियल गैस, फोर्सेस कैसे काम करते हैं, वो सारे हमें जानने हैं। वान डर वाल इक्वेशन, बर्थोलेट्स इक्वेशन जाननी है, ठीक है, वान डर वाल इक्वेशन एक्सप्रेस करनी है। बॉयल्स के टेम्परेचर यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। आइसोथर्म्स पढ़ेंगे गैसेस के, इनका कंपैरिजन करेंगे, वान डर वाल आइसोथर्म है, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकल कांस्टेंट और वान डर वाल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, और इन स्टेट्स के हमें नियम पढ़ने हैं। कहने का मतलब है आपको पहले आइडियल गैस पढ़नी है, उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, रियल गैस पढ़ना है, वास्तविक जो गैसें हैं वो पढ़नी है। तो इसमें मतलब ऑल ओवर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समरी बता देता हूँ लास्ट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये तो हो गई आपकी इनऑर्गेनिक, और आपकी है कि बेसिक ऑर्गेनिक और स्टीरियो और गैसेस स्टेट। तो कहने का मतलब इसमें ऑल ओवर ये है कि पहले तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर है पूरी स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका पीरियोडिक टेबल, तो ये तो हो गई इनऑर्गेनिक। एटॉमिक परमाणु संरचना और आवर्त सारणी, ये तो हो गई अकार्बनिक। लेकिन इस परमाणु संरचना में क्वांटम केमिस्ट्री है, तो ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो गई एक तरीके से। तो एक यूनिट तो हो गई आपकी इनऑर्गेनिक की, एक हो गई फिजिकल, क्योंकि परमाणु संरचना में क्वांटम यूज हो रही है। बाकी का है 2 यूनिट ऑर्गेनिक की है आपकी, तो एक तो हो गई जीओसी की और एक हो गई स्टीरियो की, तो दो आपको क्या पढ़नी है, और एक हो गई आपकी, एक और फिजिकल की हो गई गैसीय अवस्था। तो मोटा मोटी ये है कि परमाणु की संरचना, आवर्त सारणी, ठीक है, परमाणु संरचना में क्वांटम पढ़नी है हमें,
उसके बाद हमें गैसीय अवस्था पढ़नी है और जीओसी और स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है, त्रिविमीय रसायन। तो इसमें 2 यूनिट तो ऑर्गेनिक की हो गई, 1 यूनिट ऐसे मान सकते हैं इनऑर्गेनिक की हो गई और 2 यूनिट किसकी हो गई, फिजिकल की। ठीक है, इसमें परमाणु संरचना में कुछ इनऑर्गेनिक की बातें हैं, कुछ फिजिकल की बातें हैं। तो ये आपका बीएससी का फर्स्ट का सिलेबस है। आज हमने सिलेबस का केवल डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वो समझेंगे। एक एक यूनिट को हम चैप्टर वाइज लेंगे, उसके अंदर जो अलग अलग सब टॉपिक है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। आप इसको, अगर आपको कोई डाउट हो इसमें सिलेबस में, अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।